हेलो बेटा, आज हम जर्मनी का जो एकीकरण था उसके बारे में बात करेंगे बेटा। देखो बेटा, यूरोप में जब नेपोलियन का उदय से पहले जर्मनी रोमन साम्राज्य के अधीन माना जाता था और यह अनेक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। लगभग 250 से भी अधिक रियासतें थी वहाँ पर। और नेपोलियन के जो कार्य थे उन्होंने क्या किया, जर्मनी के जो एकीकरण की जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार की थी बेटा। वो कैसे तैयार की थी? वो बेटा ऐसे की कि नेपोलियन अपनी शक्ति के बल पर जर्मनी को नष्ट करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से उसने जर्मनी के एकीकरण का जो मार्ग था वो प्रशस्त कर दिया। वो कैसे किया, वो अब हम देखेंगे बेटा। यहाँ पर देखो, नेपोलियन ने जो 200 से भी अधिक छोटे बड़े राज्य थे उसके स्थान पर 39 राज्यों का एक संघ बनाया और जर्मनी की जो जटिल राज्य व्यवस्था थी उसके स्थान पर सरल शासन व्यवस्था स्थापित की। और जो ये 39 राज्यों का एक संघ था, इस संघ का नाम दिया गया राइन संघ। और नेपोलियन के इसी कार्य से जर्मनी की जनता में एकता की भावना का संचार हुआ। और इन 39 राज्यों का शासन चलाने वाली भी एक ही संसद थी जिसका नाम था संघीय संसद, और इसका अधिवेशन फ्रैंकफर्ट शहर में होता था बेटा। 1815 में वियना समझौता। देखो बेटा, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है और नेपोलियन की हार के बाद सन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहाँ पर यूरोपीय देशों के जो राजनीतिक होते हैं उनका एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और जर्मनी की जनता को यह विश्वास था कि इस सम्मेलन में जर्मनी की जो राष्ट्रीय एकता बनी थी, राइन संघ जो बनाया था नेपोलियन ने, उसको मान्यता दी जाएगी। किंतु होता इसके विपरीत है। वियना समझौते के अकॉर्डिंग बेटा राइन संघ को समाप्त कर दिया गया। इस सम्मेलन में यह मान लिया गया कि जर्मनी की जो राष्ट्रीय एकता है वह अन्य देशों की शांति व व्यवस्था में बाधक सिद्ध हो सकती है। यानी यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज हैं, जर्मनी की जो राष्ट्रीय एकता है वह दूसरों देशों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और इस प्रकार वियना समझौते के अंतर्गत जर्मनी को कई जो 38 स्वतंत्र राज्य बना दिए, उन्हें विभक्त करके उनकी राष्ट्रीय एकता को समाप्त कर दिया गया। और ऑस्ट्रिया को जो है जर्मन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ पर वियना समझौते के बाद जर्मनी की जनता में नाराजगी। देखो बेटा, वियना समझौते की घोषणा के तुरंत बाद जर्मनी की जनता ने जो घोषित व्यवस्था थी उसके विरुद्ध क्रांति करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। क्योंकि जर्मनी राज्य के जो लोग थे वो जो नेपोलियन के समय राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र का जो लाभ मिलता है उसका एक्सपीरियंस या अनुभव प्राप्त कर चुके थे, और वो अब एक तंत्र की सरकार और राजतंत्र निरंकुश जो शासन व्यवस्था थी उसको वो स्वीकार करने के बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ कर दिया और जर्मन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य केंद्र बने। लगभग 16 जर्मन विश्वविद्यालयों के जो टीचर थे और छात्र थे, उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए गुप्त समितियों की स्थापना की। और इन समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जर्मनी में उदारवाद और राष्ट्रीयता की भावनाओं का प्रचार करना था और ऑस्ट्रिया के प्रति घृणा उत्पन्न या नफरत उत्पन्न करना था। और इन सब के बीच में यूरोप की जो राजनीति थी बेटा, उस वहाँ पर बिस्मार्क का उदय होता है। बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में होता है। उसका शहर था बेडेनबर्ग बेटा। लेकिन बिस्मार्क का राजनीतिक जीवन शुरू होता है 1845 ईस्वी में, और अपनी राजनीतिक योग्यता के आधार पर उसे 1862 ईस्वी में पर्सा का चांसलर नियुक्त किया गया। और पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई। और एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, जर्मनी के जो एकीकरण की प्रक्रिया थी वो पूरी हुई। और बिस्मार्क ने बेटा यहाँ पर लौह रक्त की नीति अपनाई, यानी बहुत सख्ताई से अपनी नीति का अनुसरण करते हुए, और मात्र 7-8 साल में जर्मनी का एकीकरण कर दिया बेटा। और जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया बेटा। थैंक यू बेटा।